बच्चों जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि जब हम सिलियरी मसल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो वो क्या करती हैं, वो अपने अकॉर्डिंग या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो प्यूपिल का डायमीटर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर देती है। मतलब डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पास रखी हुई है या फिर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा दूर रखी हुई है तब। ठीक है, तो अगर जब आई नॉर्मल सिचुएशन में है और मसल्स जो है वो स्ट्रेंड आउट नहीं हो रही है, मतलब हमें एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर इमेज दिख रही है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके हमें बहुत ही अच्छी क्लियर इमेज दिख रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर सिचुएटेड है बच्चों, वो इन्फिनिटी पे है, और उसकी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, रेटिना पर। ठीक है, मतलब कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखी हुई है और उसकी इमेज जो है वो रेटिना पर फॉर्म हो रही है बिना हमारी मसल्स के स्टैंड आउट हुए, मतलब हमारी मसल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, हम बहुत ही क्लियर तरीके से बहुत ही आसानी से उस इमेज को देख पा रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं। सो ये कब पॉसिबल होगा, जब डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। कब पॉसिबल होगा बच्चों ये, जब रेटिना की जो डिस्टेंस होगी रेटिना और लेंस की वो किसके बराबर होगी, वो उसकी फोकल लेंथ के बराबर होगी, तब ये पॉसिबल होगा कि हमारी मसल्स बिना स्ट्रेंड आउट हुए हमें बहुत ही क्लियर इमेज दिखेगी, हमें बहुत ही क्लियर इमेज दिखाई देगी, या फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही क्लियर तरीके से हम उसे देख सकते हैं। कब होगा बच्चों ये तब होगा जब डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना कितनी हो जाएगी, इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द लेंस के बराबर हो जाएगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू आई देन इट्स इमेज शुड बी फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना एंड इट शुड बी ब्लर्ड, बट इट इज नॉट इन रियलिटी। जब इमेज बहुत ही ज़्यादा पास है, जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर कोई इमेज या फिर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, जब हम उसकी बात कर रहे हैं तब हमें समझ आता है कि वो एक बहुत ही क्लियर इमेज फॉर्म होगी हमारे रेटिना पर। ठीक है, लेकिन जब हमारी आई की ओर जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा पास में रखी हुई है, डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम है, तो प्रैक्टिकली तो ऐसा होना चाहिए कि जो इमेज है वो ब्लर फॉर्म होनी चाहिए और बिहाइंड द मिरर या फिर बिहाइंड द स्क्रीन फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, अब जब हम स्क्रीन मतलब कि बिहाइंड द रेटिना फॉर्म होना चाहिए, और कैसी फॉर्म होना चाहिए, ब्लर फॉर्म होना चाहिए। लेकिन क्या कभी ऐसा रियलिटी में होता है कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इतनी पास रखी हुई है तो हमें वो ब्लर दिखाई देगी, मतलब सिवाय उसके कि जब हमारी आंखों में कोई डिफेक्ट हो या फिर हमें कोई बीमारी हो आंखों से रिलेटेड, बजाय उसके क्या हम ऐसा नॉर्मल आई के लिए ऐसा पॉसिबल है कि बहुत ही ज़्यादा पास में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है या फिर बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स अगर लिखे हुए हैं तो वो मतलब हमें ब्लर दिखाई देंगे, ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा पास होती है हमारी आइज़ के, तो मसल्स क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली स्ट्रेंड हो जाती हैं। ठीक है, स्ट्रेंड हो जाती है ऑटोमेटिकली, और मसल्स गेट कॉन्ट्रैक्टेड टू मेक लेंस थिकर एट द सेंटर विच रिड्यूसेस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। मतलब कि अगर बहुत ही ज़्यादा पास में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी होगी तो क्या होगा बच्चों, उससे हमारी जो मसल्स होंगी वो स्ट्रेंड हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या होंगी कि जो लेंस रहेगा वो थिकर हो जाएगा, बीच में से मिडिल में से क्या होगा बच्चों, थिकर हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो फोकल लेंथ रहेगी वो कम हो जाएगी, उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो इमेज होगी वो फिर से रेटिना के ऊपर ही फॉर्म होगी। तो डजंट मैटर कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर रखी हुई है, वो ज़्यादा दूर रखी हुई है, वो ज़्यादा पास रखी हुई है, वो बहुत बड़ी है या वो बहुत छोटी है, इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इमेज रेटिना पर फॉर्म होनी है तो वो रेटिना पर ही फॉर्म होगी। हमारी जो सिलियरी मसल्स रहेंगी वो उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेंगी।
ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, इमेज हमेशा रेटिना पर ही फॉर्म होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर बहुत ज़्यादा पास रखी हुई है तो वो इमेज बिहाइंड द रेटिना फॉर्म होगी, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी। हमेशा जो ऑब्जेक्ट की इमेज रहेगी वो हमेशा रेटिना पर ही फॉर्म होगी। ठीक है बच्चों, अब अभी तक हमने बात करी कि बहुत ज़्यादा अगर पास में कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है तब की, और अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा दूर रखी हुई है हमने उसकी भी बात करी। तो जब हम इन दोनों सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका तो ये मतलब हुआ कि जो फोकल लेंथ है हमारे लेंस की वो एडजस्ट हो रही है, ठीक है, वो बढ़ भी रही है, वो कम भी हो रही है और वो बढ़ भी रही है। ठीक है, so the ability of self adjustment of focal length of the eye lens is called power of accommodation या फिर accommodation power। मतलब कि जो एबिलिटी होती है फोकल लेंथ की सेल्फ एडजस्टमेंट की, कि वो अपने आप इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितनी दूरी पर या फिर कितनी छोटी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, कितनी बड़ी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, कितने पास रखी हुई है, कितने दूर रखी हुई है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, हमारी जो क्रिस्टलाइन लेंस की जो फोकल लेंथ है वो एडजस्ट हो जाती है, सेल्फ एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, सो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। हम यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जब वो बहुत दूर रखा हुआ है तो जो हमारा फोकल लेंथ होगी वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट होगी, और जब बहुत ही ज़्यादा पास रखी हुई ऑब्जेक्ट तो हमारी फोकल लेंथ कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगी, मतलब वो अपने आप को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेगी। सो द एबिलिटी ऑफ सेल्फ एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन या फिर अकोमोडेशन पावर। ठीक है बच्चों, तो इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, इस एबिलिटी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। अब बच्चों बात आती है रेंज ऑफ विजन की, कि मतलब हम किस रेंज तक की जो डिस्टेंस रहेगी, किस डिस्टेंस तक की ऑब्जेक्ट को हम बहुत ही आसानी से बिना हमारी मसल्स स्ट्रेंड आउट हुए हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस तक की जो ऑब्जेक्ट अगर रखी होगी तो हम उसे बहुत अच्छे से देख सकते हैं, या फिर उससे कम अगर होगी तो हमें ज़्यादा जोर डालना पड़ेगा हमारी आंखों पर उसे देखने के लिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है? तो हाँ, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। तो बच्चों, द मोस्ट डिस्टेंस पॉइंट फ्रॉम द आई वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट। मतलब कि वो दूरी जिस दूरी तक का जो ऑब्जेक्ट रहेगी वो उसकी इमेज बहुत क्लियरली फॉर्म होगी हमारी रेटिना पर, हम उसे बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं बिना हमारी मसल्स को स्ट्रेंड करे। मतलब हमारी मसल्स पर या फिर हमारी आंखों पर ज़्यादा जोर डाले बिना हम उसे क्लियरली देख सकते हैं। वो जो डिस्टेंस रहेगी, वो जो दूरी रहेगी, उसे हम फार पॉइंट बोलते हैं। द मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट फ्रॉम द आई वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली, जहाँ से ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे, जो इमेज फॉर्म हो ऑब्जेक्ट की वो क्लियर हो। ठीक है, इट्स कॉल्ड फार पॉइंट। उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम फार पॉइंट बोलेंगे। फॉर नॉर्मल आई फार पॉइंट इज इन्फिनिटी। अगर हमारी आंखों में कोई डिफेक्ट नहीं है, हमें आंखों की कोई बीमारी नहीं है, तो एक नॉर्मल आई के लिए फार पॉइंट क्या है बच्चों, इन्फिनिटी है। हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से क्लियर ऑब्जेक्ट्स को हम देख सकते हैं इन्फिनिटी तक, अगर हमारी आई में कोई डिफेक्ट नहीं है तो। ठीक है, सो बच्चों, फॉर नॉर्मल आई फार पॉइंट इज इन्फिनिटी। नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, वो इन्फिनिटी रहेगा। The point at shortest distance from the eye where the object can be seen clearly। मतलब कि वो छोटी से छोटी दूरी जहाँ तक ऑब्जेक्ट जो रहेंगी वो क्लियरली सीन होगी।
ठीक है बच्चों, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम नियर पॉइंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इतनी डिस्टेंस की जो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है वो हमें बहुत ही क्लियरली दिख रही है, ठीक है, तो ये हमारी आई के लिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो हो गया हमारा नियर पॉइंट, ठीक है। बट बच्चों इट इज 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल आई। अगर हमारी आंखों में, वही बात है फिर से कि अगर हमारी आंखों में कोई डिफेक्ट नहीं है तो हमारा नियर पॉइंट कहाँ तक होगा बच्चों, हमारा नियर पॉइंट जो होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फार एंड नियर पॉइंट इज कॉल्ड रेंज ऑफ विजन, मतलब इन्फिनिटी से लेकर तो 25 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस रहेगी, इनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी उसे हम रेंज ऑफ विजन बोलते हैं। फॉर नॉर्मल आई फार पॉइंट इज एट इन्फिनिटी, जहाँ इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट्स को हम बहुत ही क्लियर देख सकते हैं, और फॉर नॉर्मल आई नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। क्या होगा बच्चों, पास की दूरी जहाँ तक हम बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं, एक नॉर्मल आई के लिए कितनी होगी बच्चों, एक नॉर्मल आई के लिए वो होगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने आंखों की बात करी, हमने रेंज ऑफ विजन की बात करी, अब हम बात करेंगे केयर ऑफ आइज के बारे में कि हमें क्या क्या केयर करनी चाहिए हमारी आइज को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें हमारी आंखों में कोई डिफेक्ट ना हो उसे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या क्या केयर रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है इफ एडवाइज यूज स्पेक्टिकल्स। अगर हमारी आंखों में कोई डिफेक्ट है, हमारी आंखों से पानी आ रहा है या फिर हमारी आंखें रेडिश हो रही है, फॉर एग्जांपल हमें पास का नहीं दिख रहा है, हमें दूर का नहीं दिख रहा है, तो हमें स्पेक्टिकल्स का यूज करना चाहिए। अगर हमें किसी भी डॉक्टर ने दिया है, तो किसी भी डॉक्टर ने कहा है, तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों, हमें स्पेक्टिकल्स का यूज करना चाहिए पर्टिकुलर पावर के, ठीक है। टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आइज। बहुत ही कम लाइट या फिर बहुत ही ज़्यादा क्या रहेगी, हानिकारक हो सकती है हमारी आंखों के लिए। अगर बहुत ही कम अगर लाइट रहेगी तब भी हम क्लियरली नहीं देख पाएंगे, हमें तब भी जोर डालना पड़ेगा हमारी आंखों के ऊपर। और अगर बहुत ही ज़्यादा लाइट होगी तो क्या होगा, तब भी हम अच्छे से नहीं देख पाएंगे, तब भी हमें हमारी आंखों के ऊपर जोर डालना पड़ेगा कि अरे इतनी ज़्यादा लाइट है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतनी कम लाइट है कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो क्या है बच्चों, अगर बहुत ज़्यादा कम लाइट हुई या फिर बहुत ज़्यादा भी लाइट हुई तो क्या होगा, वो हमारी आंखों के लिए सही नहीं है। इनसफिशिएंट लाइट कॉजेज आई स्ट्रेन एंड हेडेक्स। अगर लाइट इनसफिशिएंट रही, ज़्यादा ही कम रही, तो क्या होगा, उसकी वजह से हमें हेडेक या फिर आई स्ट्रेन हो सकता है, हमारी आंखों पर जोर पड़ सकता है, हमें सर दर्द की बीमारी हो सकती है। Too much light like that of the sun, a powerful lamp or a laser torch can injure the retina. अगर लाइट बहुत ही ज़्यादा हुई, फॉर एग्जांपल लेज़र लाइट या फिर सन की जो लाइट रेज रहती है, अगर हम उन्हें नेकेड आई से अगर हम देखते हैं तो क्या होता है बच्चों, वो हमारी आंखों के लिए हानिकारक होती है, वो हमारे रेटिना को इंजॉर कर सकती है, डिफेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ज़्यादा कम या ज़्यादा लाइट भी हमारी आंखों के लिए सही नहीं है। डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली। हमें सन को या फिर किसी भी पावरफुल लाइट को हमें डायरेक्टली बिना स्पेक्टिकल्स से या फिर नेकेड आइज से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे रेटिना को इंजॉर कर सकती है, ठीक है। Next, and never rub your eyes. If particles of dust go inside your eyes, wash your eyes with clean water. If there is no improvement, go to the doctor. मतलब कभी भी हमें आंखों को रब नहीं करना चाहिए, भले ही उसमें डस्ट पार्टिकल चला जाए या फिर कुछ भी चला जाए, जिससे क्या होगा, अगर हम रब कर रहे हैं तो वो हमारे आइज को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है बच्चों। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें तुरंत ही वॉश करना चाहिए हमारी आइज़ को, अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स हमारी आंखों के अंदर जाता है तो, ठीक है।
वॉश योर आइज फ्रीक्वेंटली विथ क्लीन वाटर, हमें हमारी आइज को फ्रीक्वेंटली क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑलवेज रीड एट नॉर्मल डिस्टेंसेस फॉर विजन, डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू योर आइज और कीपिंग इट टू फोर। ना तो हमें ज़्यादा डिस्टेंस पर हमारी बुक को रख के पढ़ना चाहिए और ना ही बहुत ही कम डिस्टेंस पर रख के हमें पढ़ना चाहिए, ये हमारी आइज को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है बच्चों, तो जो एक नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट हुआ वो हुआ इन्फिनिटी और जो नियर पॉइंट हुआ वो हुआ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि फूड में भी कुछ डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी आईज तक उतना प्रोटीन या फिर विटामिन नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, so if food is deficient in some components, eye may also suffer lack of vitamins in foodstuff, is responsible for many eye trouble। सबसे बड़ा जो आई ट्रबल्स के लिए सबसे बड़ा जो एक कारण है वो है फूड। फूड में अगर मतलब अगर जितना हमें विटामिन चाहिए अगर वो प्रेजेंट नहीं है, विटामिन ए अगर उनमें प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, तब भी हमारी आई के लिए खतरा है। उससे क्या होगा, या तो हमारा नियर पॉइंट और या फिर हमारा फार पॉइंट चेंज हो सकता है, मतलब हमारे रेटिना पर इफेक्ट पड़ सकता है। मोस्ट कॉमन अमंगस देम इज नाइट ब्लाइंडनेस, सबसे कॉमन जो बीमारी जिसे हम बोलते हैं वो नाइट ब्लाइंडनेस की होती है। वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट्स एग्जांपल विटामिन ए, हमें ऐसे डाइट कंपोनेंट्स को रखना चाहिए हमारे फूड में जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए प्रेजेंट हो, जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए हो। Raw carrots, broccoli and green vegetables such as spinach and cod liver oil are rich in vitamin। ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनमें विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में होता है या फिर पर्याप्त मात्रा में होता है। एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज़, बटर, फ्रूट सच एज पपाया, मैंगो आर ऑल्सो रिच इन विटामिन ए। तो जितना हो सके हमें इन फूड आइटम्स को सेवन करना चाहिए या फिर हमें खाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि एक नॉर्मल आई की तो हमने बात कर ली कि एक जो नॉर्मल आई रही उसका जो फार पॉइंट रहा वो इन्फिनिटी रहा और जो नियर पॉइंट रहा वो रहा 25 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम विजुअली चैलेंज पर्सन की बात करते हैं या फिर जिन्हें कम दिखाई देता है या फिर जो जन्म से ही जिन्हें दिखाई नहीं देता है, अगर हम उनकी बात करें या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी हादसे की वजह से, किसी ट्रेजेडी की वजह से वो अपनी आईसाइट खो देते हैं, तो अगर हम उनकी बारे में बात करें तो बच्चों जनरली हम इससे तो हमें क्या समझ आ रहा है कि जो विजुअली चैलेंज पर्सन रहते हैं वो कैसे देख पाएंगे, वो कैसे पढ़ पाएंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल है, जो विजुअली चैलेंज पर्सन्स रहते हैं, जो विजुअली चैलेंज लोग रहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी देख सकते हैं बिना आँखों के। ठीक है, अब ये क्या बात कर दी हमने, बिना आँखों के कैसे कोई देख सकता है। ठीक है, तो बच्चों जब हम बात कर रहे हैं उनको क्या होता है कि वो चीज़ों को क्या करते हैं, टच करके पहचानते हैं, टच करके वो उन चीज़ों को समझ पाते हैं या फिर पहचान पाते हैं। या फिर अगर हम वर्ड्स की बात करें बच्चों तो वो उभरी हुई होते हैं, कुछ वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों, उभरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से क्या है वो देख पाते हैं कि अरे हाँ यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है, वो छू कर पहचान पाते हैं। सो सच पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय टचिंग एंड लिसनिंग टू वॉइसेस मोर केयरफुली। वो क्या करते हैं, अगर उनकी मतलब वो देख नहीं पाते हैं लेकिन वो सुनकर और छूकर चीज़ों को पहचान पाते हैं या फिर सुनकर पहचान पाते हैं कि ये आवाज़ किसकी है, बोल कौन रहा है, या फिर छूकर पहचान पाते हैं कि अच्छा यहाँ पर ये चीज़ रखी हुई है, यहाँ पर मतलब एक पर्टिकुलरली उनके अकॉर्डिंग वो उनका विजन सेट कर लेते हैं कि इतनी डिस्टेंस पे यहाँ पर ये रखा हुआ है, इतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे ये रखा हुआ है। तो वो कुछ इस तरीके से चीज़ों को पहचान पाते हैं। दे डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चा, जो उनके जो अदर सेंस ऑर्गन्स रहते हैं जैसे कि ईयर हुआ, नोज़ हुआ, माउथ हुआ, मतलब
ये कुछ इस तरीके से शार्पली डेवलप्ड हो जाते हैं, ठीक है। सो however additional resources can enable them to develop their capabilities further, और जिसकी वजह से क्या है, उनकी कैपेबिलिटीज़ जो रहती हैं वो और भी ज़्यादा डेवलप्ड हो जाती है। अदर सेंस ऑर्गन्स जो रहते हैं वो उनके इतने ज़्यादा शार्प हो जाते हैं अगर हम फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स की बात करें। अब हम बात करते हैं ब्रेल सिस्टम के बारे में। व्हाट इज़ ब्रेल? ये ब्रेल आखिरकार है क्या? So, the most popular resource for visually challenged person is Braille. Louis Braille himself is a visually challenged, developed a system for visually challenged person and published in 1821. जो लुइस ब्रेल है वो भी एक विजुअली चैलेंज पर्सन था, वो भी जन्म से ही उसे नहीं दिखाई देता था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया, ठीक है, जिसे कि 1821 में फिर पब्लिश किया, जिसकी हेल्प से जो विजुअली चैलेंज पर्सन्स होते हैं वो बहुत ही आसानी से पढ़ पाते हैं, ठीक है। सो द प्रेजेंट सिस्टम वॉज अडॉप्टेड इन 1932 एंड देयर वॉज ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशंस। मतलब एक पर्टिकुलरली कोड सेट किया कॉमन लैंग्वेज के लिए, मैथमेटिक्स के लिए और साइंटिफिक नोटेशंस के लिए। फॉर एग्जांपल कॉमा के लिए, डॉट के लिए। अगर हम ABCD की बात करें तो अल्फ़ाबेट्स के लिए एक पर्टिकुलर कोड डेवलप किया, जिस कोड की वजह से क्या होता है बच्चों, वो बहुत ही आसानी से पढ़ पाते हैं, ठीक है। अब ये तो हमें पता है कि अगर विजुअली चैलेंज पर्सन है तो वो कैसे पढ़ पाएंगे, वो चीज़ों को उभरे हुए कुछ वर्ड्स रहते हैं तो क्या होता है, उससे देखकर या फिर उसे छू कर वो पता कर पाते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरीके से द प्रेजेंट सिस्टम वॉज अडॉप्टेड इन 1932 में जो सिस्टम था वो अडॉप्ट हुआ था, ठीक है, और पर्टिकुलरली हर एक वर्ड के लिए या फिर हर एक नोटेशन के लिए या फिर बात करें हर एक अल्फ़ाबेट के लिए एक अलग कोड था, ठीक है। Many Indian languages can be read using Braille system. Braille system has 63 dot patterns और characters। क्या थे बच्चों उसमें? 63 dot patterns थे या फिर characters थे। Each character represent a letter, a combination of letters, a common word or a grammatical signs. Dot are arranged in the cells of 2 vertical rows और 3 dots each। मतलब कि डॉट्स कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होते थे कि उन अगर वो ज्वाइन होते थे तो किसी सेंटेंस या फिर कोई एक वर्ड फॉर्म होता था या फिर फॉर एग्जांपल कॉमा फॉर्म होता था या फिर कोई साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म होती थी, ठीक है। तो डॉट्स से मिलकर क्या होते थे, वर्ड्स बने हुए होते थे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और जैसे कि हमने बात करी थी कि जो विजुअली चैलेंज पर्सन्स रहते हैं वो कुछ इस तरीके से पढ़ पाते हैं, जो वर्ड्स या फिर जो भी सेंटेंसेस लिखे हुए रहते हैं वो उभरे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से क्या वो आसानी से उन्हें छूकर पढ़ पाते हैं।